बच्चों, आपका स्वागत है आज की मेरी क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। बायोलॉजी की जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। बायोलॉजी हमें पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगती है। हम बने रहें अपने हर एक चीजों में बनाने के लिए कुछ हमें इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें काफी चीजों को बांध कर रखती है, हमें बहुत सिखाती है, हमें अपने बारे में सिखाती है, जो आसपास की हमारे पास जो आसपास में इन्वायरमेंट है उसके। तो आइए बिना किसी देरी के आज की हम क्लास शुरुआत करते हैं। और यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिए हैं बायोलॉजी के, और जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो हर एक एग्जाम भी क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। और वो वही सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको करा रहा हूं, जो कि हर एक गवर्नमेंट वनडे एग्जाम वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए पहले बच्चों बिना बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान, जो हमारा जंतु विज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो हमारा जंतु विज्ञान है किसका अध्ययन करना है, तो आपको बताना है केवल जीवित जानवरों का करता है। सॉरी मैंने पेन नहीं लिए, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, तो तो कौन सा केवल जीवित जानवरों का, या केवल जीवित वनस्पति का, जीवित दोनों का, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर आना चाहिए जीवित मृत जानवर दोनों का यहाँ पर जंतु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, के अंतर्गत जीवित एवं मृत, जो जिंदा है मर गए हैं, उन जानवरों पर, उन जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? अरस्तु है इसके जनक माने जाते हैं। कौन? अरस्तु। ठीक है प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये इस तरीके से सूची दे रखी है, हमारी सूची 1 और सूची 2। तो इन सूचियों में आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा जो है किस प्रकार से कौन कौन सी में हमें सही आपको बताना है कि जो पक्षी है वो किसके अंतर्गत आता है, बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, इकोलॉजी के अंतर्गत आता है, या ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं हमारा पक्षी है, वनस्पति विज्ञान, वो किस किस के जो हमारा पक्षी है, पक्षियों में हमारा जो पक्षियों का हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, हम किस में करते हैं? ऑर्नियोथोलॉजी में करते हैं, ऑर्नियोथोलॉजी में। और वंशागति है, हमारी वंशागति का जो अध्ययन किया जाता है वो कौन से हमारा जो एक क्षेत्र है किसके अंतर्गत किया जाता है, वो हमारा जेनेटिक्स में किया जाता है। किसमें? जेनेटिक्स में। तो पक्षियों का कौन सा है हमारा? पक्षियों का हमारा ऑर्नियोलॉजी, और वनस्पति का जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स। और पर्यावरण का हमारा कहाँ होता है? इकोलॉजी में। ठीक है, कहाँ होता है? इकोलॉजी में। जीवाश्म का हमारा होता है पेलियोबायोलॉजी में। ठीक है, तो पक्षी ऑर्थोलॉजी में, वनस्पति वंशागत हमारा हमारे जेनेटिक्स में, जो इसमें हमारे अध्ययन किए जा रहे हैं वो किस किस में क्षेत्र में क्यों अध्ययन, वो इस प्रकार से नाम दे रखे हैं। तो आपको इनमें हमारा सूची बनाना, उनका हमारा सुमेल करना था, मतलब कि इनका मिलान करना था। ठीक है, हम अब आगे और बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या, ठीक है, मतलब कि आपको इसमें पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवांशिक और जननाकी और वायरस विज्ञान, इनमें से आपको बताना है जो कौन सा इनमें से कौन सा विषय है, इनमें से कौन सा विषय है कि जनसंख्या और मानव समुदाय के आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। मतलब कि आपको बताना है जनसंख्या का और समुदाय का कौन सा कारक आता है,
कौन सा इनमें से जो विषय है, इनमें से जो विषय है वो कौन करता है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा जननांकी मतलब कि जो हमारा जननांकी की जो हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमारा जनसंख्या एवं मानव समुदायों का अध्ययन किया जाता है, उनके आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जनगणना अंतर्गत एवं मानव समुदायों के अंतर्गत निर्धारक तत्वों एवं आंकड़ों के तथा उन परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, पाए जाने वाले परिवर्तन, किसमें, जो हमारी जनसंख्या है और मानव समुदाय है उसमें भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, मानव जो समुदाय है वो बढ़ते हैं, तो कोई ना कोई परिवर्तन आते ही रहते हैं कि प्रकृति हमारा एक नेचर एक ऐसा है जो जीवन में विभिन्न प्रकार की हमारे एक परिवर्तन लाती रहती है। कहते हैं कि जो चीज आज इस प्रकार से जब पौधा होता है जमीन में एक छोटा सा अंकुर का रूप लेता है, फिर उसमें परिवर्तन होता है, फिर एक पौधा बनता है, फिर बड़ा पौधा बनता है, फिर एक पेड़ का रूप लेता है। तो ये क्या है, हमारा एक एनवायरमेंट पर्यावरण परिवर्तन है। ठीक है, तो इसमें हमारा जनसंख्या मानव समुदायों में परिवर्तन होता है। जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसके गुणात्मक परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो अभी वीडियो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहे अच्छी अच्छी चीजों की। ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। मतलब आपको इस प्रकार से खेती दे रखी है, फूलों की खेती, फसलों की खेती, सब्जियों की खेती, फलों की खेती। तो इसमें से आपको यह बताना है कि जो फलों की खेती है, तो फलों की खेती का जो हमारा है वो किस, उसका जो फलों की खेती है उसको क्या कहते हैं हम, और फसलों की खेती है उसको क्या कहते हैं हम, सब्जियों की खेती को हम क्या कहते हैं। आपको सही मतलब कि गलत बताना है। सही तो आप बता दोगे, ठीक है, लेकिन इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। तो पहले बच्चों देखो मैं आपको बता दूं, जो फूलों की खेती होती है, हम फूलों की खेती को बोलते हैं क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, और फसलों की खेती को बोलते हैं एग्रोनोमी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो फलों की खेती है और फसलों की खेती है, ठीक है, और सब्जियों की खेती है, हमारे तीन नाम है, खेती, ठीक है, सब्जियों की खेती और और फसलों की खेती। देखो ये सारी की सारी विशेष प्रकार की खेती की है, इसमें हमारा हॉर्टिकल्चर जिसको हम बोलते हैं बागवानी कृषि, जो कि एक विशेष पद्धति होती है हमारी, जो कि जहां पर फलों की खेती होती है, फलों की खेती होती है, और वो फूलों की खेती होती है, और हमारे क्या नाम है, सब्जियों की खेती होती है, जो क्या होता है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में हमारे फूलों की खेती, सब्जियों की खेती और फलों की खेती होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा गलत है, आंसर जो गलत है, हमारा आंसर जो यहाँ पर गलत है वो है यही हमारा आंसर है। ठीक है, जैसे कि फूलों की खेती, हमारा राइट आंसर फ्लोरिकल्चर, की खेती, और सब्जियों की खेती जो गलत है हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। हॉर्टिकल्चर जो मैंने आपको बता दिया, इसमें विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है, एक विशेष पद्धति है हमारी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर हमारी एक विशेष पद्धति है। अब जो की खेती की जाती है हमारी, वो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिकल्चर। क्या बोलते हैं उसको हम, कल्चर। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता दूं, क्या नाम है, और जो सब्जियों की खेती की जाती है उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जहां हम सब्जियों की खेती बोलते हैं उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ठीक है प्यारे बच्चों, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक और जो बता दें हम आपको, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, और फलों की खेती को बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, और सब्जियों की खेती
ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के मैंने बता दिया, जिसमें हमारे 3 प्रकार मतलब कि और भी जो एक विशेष पद्धति होती है कल्चर, जिसमें विशेष विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है, जिसको हम बागवानी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कि आपको वही काम करना है, इन आपको बताना है कौन सा गलत है, या ये गलत है या कौन सा गलत है आपको बताना है। तो एपी के जो कल्चर है हमारी, वो शहद की मक्खियों के द्वारा हमारी खेती की जाती है। ठीक है, ये मतलब कि खेती ही तो है भाई, पालन है। तो शहद की मक्खियों के द्वारा जो पालन किया जाता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। और सेरीकल्चर किसा बोलते हैं भाई? सेरीकल्चर हम बोलते हैं सिल्क से बर्म, जो हमारा जो सिल्क बर्म होता है, सिल्क बर्म जो सिल्क बनाया जाता है उसका पालन को जो हम बोलते हैं सिल्क बर्म को, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। और पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर उसको लाख का कीड़ा, जो कि गलत है। ठीक है, यही हमारा गलत है, लाख का कीड़ा। पीसी कल्चर जो होता है हमारा, पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित। कौन सा? मछली पालन से, मछली पालन से हमारा जो है पीसी कल्चर संबंधित रखता है। मछली, सॉरी ये मैं कर रहा हूं, इसका जो होता है हमारा मछली पालन से होता है, मछली पालन। जो हमारा ये जो गलत है, ये हमारा गलत है, हमारा हॉर्टिकल्चर जो हमारी फूल, सब्जी और फल विभिन्न प्रकार की खेती होती है हॉर्टिकल्चर में। फूल की खेती भी हमारे हॉर्टिकल्चर में होती है। अब फूल की कल्चर तो हमने अभी आपको बताया, फूल की जो हमारी खेती होती है वो हमारे पोमो पोमो किस क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? मतलब कि जो विटिकल्चर है, विटिकल्चर के द्वारा इनमें से आपको बताना, सिल्क, शहद, केचुए, अंगूर, आपको बताना विटिकल्चर की जो खेती है, विटिकल्चर में किस कौन सी खेती की जाती है? सिल्क की जाती है, शहद की, केचुए की, या अंगूर की? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो विटिकल्चर है हमारे अंगूर से है। कहने का मतलब, विटिकल्चर में हमारा अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, हमारा जो विटिकल्चर है अंगूर की खेती से, ठीक है, इसमें अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मी कल्चर में प्रयुक्त बर्म होता है, टेप बर्म होता है, सिल्क बर्म होता है, थ्रेड बर्म होता है, या अर्थ बर्म होता है? तो प्यारे बच्चों आपको इनमें से बताना है जो हमारा बर्मी कंपोस्ट है। ठीक है, अर्थ वॉर्म्स के द्वारा जो हमारे होते हैं कंपोस्ट बनाया जाता है ना, आपने देखा होगा कंपोस्ट बनाए जाते हैं। आप अब तो गांव गांव में भी इस प्रकार के इस तरीके से केंचुओं के द्वारा हमारे कंपोस्ट की खेती की जा रही है, कंपोस्ट बनाया जाता है। ठीक है, नेचुरली तरीके से, जो कि जो कि खेतों में डाला जाता है, जो कि एक नेचुरल खाद का प्रयोग करता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है खेती में। ठीक है, तो हमारा जो बर्मी कल्चर में प्रयुक्त बर्म होता है हमारा, वो हमारा टेप बर्म, बर्म या थ्रेड बर्म या अर्थ बर्म होता है। तो पहले आपको बता दूं, इसमें हमारा अर्थ बर्म होता है, मतलब कि बर्मी होता है, बर्मी कंपोस्ट को बर्मी कल्चर, ठीक है, बर्मी कंपोस्ट को बर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुए के मल से, मतलब केंचुआ होता है, केंचुआ अपना मल निकालता है। ठीक है, मिट्टी प्रकार का ही होता है, वो खाद होता है एक तरीके से। तो उसको वो इस तरीके से उसे सारा कंपोस्ट करता है, खाता है, पीता है, जितना कूड़ा कचरा होता है उसको, और फिर उसके बाद वो पोटी करता है। तो पोटी जो उसका मल होती, पोटी करने के बाद जो मल होता है वो भी एक खाद होता है। ठीक है, खाद होता है उसका, और तैयार खाद ही हमारा बर्मी कंपोस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, सॉरी अर्थव्यवस्था नहीं, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्त करने की विद्या है, उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धावस्था में एवं
में जब हम ज्ञान प्राप्त की विद्या है उसको हम क्या कहते हैं? एन्कोलॉजी कहते हैं या जेरोंटोलॉजी कहते हैं या टेराटोलॉजी कहते हैं या एथोलॉजी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है इनमें से क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसको हम जेरोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जेरोंटोलॉजी बोलते हैं। जेरोंटोलॉजी वृद्ध अवस्था में एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं के अध्ययन की विद्या होती है। ठीक है। एन्कोलॉजी होता है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित जो हमारा है, कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हमारा एन्कोलॉजी है। एन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित हमारे ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एन्कोलॉजी में। ठीक है प्यारे बच्चों, कहा है एन्कोलॉजी में हमारा कैंसर से ट्यूमर जो संबंधित है ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। और जो टेराटोलॉजी होता है, टेराटोलॉजी विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन होता है। और ऑनर्थोलॉजी जो होती है हमारी जंतु विज्ञान की वह शाखा होती है। मैं आपको अभी ये क्वेश्चन कराया भी था। ऑनर्थोलॉजी हमारा जंतु विज्ञान की मतलब की एक शाखा होती है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये मैंने आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि अभी पीछे क्वेश्चन में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन, मतलब कि जो हड्डियों का अध्ययन होता है, तो जो हमारा अध्ययन होता है हड्डियों का, उस हड्डियों के अध्ययन को विज्ञान की वो कौन सी शाखा के अंतर्गत, किस शाखा के अंतर्गत, मतलब जो हड्डियों को अध्ययन है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको बता दूं, जो ऑस्टियोलॉजी होती है। ऑस्टियोलॉजी, देखो हमारे कुछ जो नाम होते हैं ना, वो आज के जीवन में जब हम डॉक्टर दिखाते हैं तो वही कहते हैं ऑस्टियोलॉजी डॉक्टर को दिखाइए, इस प्रकार के डॉक्टर को दिखाइए, को दिखाइए। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के नाम होते हमारे सामने भी आते हैं। हम अंदाजा ही नहीं लगाते हैं कि हमारे जीवन में इन नामों का प्रयोग हो गया है और वो ये क्वेश्चन और जो ये प्रकार से हमारे जीवन में उतार देने से हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, ये जो ऑस्टियोलॉजी होता है हमारा अस्थियों हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ये किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों या मतलब कि अस्थियों हड्डियों का। ऑरोलॉजी जो होता है पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि जो हमारे पर्वत होते हैं, पहाड़ वगैरह। ठीक है। ऑरोलॉजी मतलब की पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी जो होता है हमारा, सेरोलॉजी रुधिर और रुधिर के सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है। जियोलॉजी जो होता है हमारा, जियोलॉजी मतलब कि ज्योग्राफी वगैरह आपने पढ़ा, जियोग्राफी। ठीक है। तो ज्योग्राफी में हमारा क्या होता है? ज्योग्राफी में हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि आंतरिक संरचना, ठीक है, जो आंतरिक संरचना है और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों को अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? जियोलॉजी में। और सेरोलॉजी में रुधिर सीरम, मतलब कि सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब कि जो ब्लड की सीरम, जो ब्लड है उसका अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी में। ऑरोलॉजी में पर्वत का अध्ययन किया जाता है। ऑरोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो पहले जो ये जो जितने क्वेश्चन है बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक प्रकार से ना एक रामबाण है सारे क्वेश्चन। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? मतलब कि जो एक प्राचीन गैस है कि पृथ्वी के वायुमंडल पे अनुपस्थित थी, अब वो कौन सी गैस है? ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, वो ऑक्सीजन है। ठीक। तो ठीक है, ऑक्सीजन थी। लेकिन जब अब पर्यावरण परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। तो भाई जब परिवर्तन हुआ तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होने लगी। ठीक है। तो जो हमारा प्राकृतिक विकास था आदि, मतलब कि प्राचीन में पृथ्वी के वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन की गैस मात्र अनुपस्थित थी। ठीक है। लेकिन उस टाइम हमारा मीथेन, मतलब CH4, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं। ठीक है। और जल वाष्प, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रिजोन आदि गैसें उपस्थित थी, लेकिन जो ऑक्सीजन थी अनुपस्थित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव विज्ञान कौन सा है? तो कौन सा है हमारा सबसे पुराना जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का नाम, कौन सा जीव है हमारा सबसे पुराना है?
जो नीलहरित शैवाल है, मतलब कि जो नीलहरित शैवाल है हमारा, कवक है, अमीबा है, युग्लिना है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कौन सा है इसमें, कवक आया पहले, अमीबा था या पहले, या युग्लिना था, या नीलहरित शैवाल था। प्यारे बच्चों नीलहरित शैवाल जो था सबसे पुराना जीव है, मतलब कि जीवन, जो जीवन का उत्पादन सबसे पहले जीवन हमारा, हमारे पृथ्वी पे जीवन आया। तो एक भाई देखो आपको पता है बैक्टीरिया के द्वारा हमारा जीवन हमारे संसार में आया। ठीक है, आज पृथ्वी पर जो भी उत्पन्न है, पेड़ पौधे और जानवर, जीव जंतु और मनुष्य हैं, उनका सबसे पहला मैं बता, सबसे पुराना जो जीव रहा है वो नील शैवाल रहा है। इसी के बाद हमारे अमीबा, कभी कबक, यूग्लिना आया, फिर उसके बाद किसी एक जानवर का रूप आया, फिर उसके बाद प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फिर एक मनुष्य ने जन्म लिया, मतलब कि मनुष्य से पहले बंदर, चंपाजी वगैरह, उससे भी पहले भी कोई ना कोई से रूप हुआ होगा। ठीक है, तो देखो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रकाश से भोजन निर्माण प्रारंभ किया था। मतलब कि हमारा ये जो ऐसे जीव एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया, क्रिया से उत्पन्न हो ऑक्सीजन। अब भाई जब इन्होंने क्या कहा कि भाई जब हमारी पृथ्वी पर जीवन मतलब कि जीवन पनपना स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, इन्होंने क्या कहा, जीव ने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण किया। जब भोजन तो क्रिया से उत्पन्न ऑक्सीजन हुई, और ऑक्सीजन से क्या हुआ, वायुमंडल में फैलने लगी, जीवों के तो सबसे पुराना जीव जो है हमारा नीलहरित शैवाल है। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, कि हमारा विकास है इसका एक उत्परिवर्तन सिद्धांत है, उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको इसमें से बताना विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या किसने दिया है। ठीक है, हैक्स हैक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, या हयूग डी ब्रीज ने। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन डी हमारा हयूग डी ब्रीज ने इसका विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जो हमारे सिद्धांत लाए थे वो हयूग डी ब्रीज लाए थे। विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत डच पादप शास्त्री, डच थे पादप शास्त्री हयूग डी ब्रीज ने दिया था। के अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक बार में, मतलब एक जाति आई, स्पीसीज आई। ठीक है, स्पीसीज नई जाति का मतलब कि अब जीवन में हमारे शेर, चीता, जानवर, टाइगर, चिंपैंजी, बंदर और होमोसेपियंस, ये जो है अचानक एक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट या स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। ठीक है, तो भाई अचानक तो हुई नहीं थी, तो हुआ एक बार में स्पष्ट एवं स्थायी वंशागत। ठीक है, मतलब कि एक स्पष्ट और एक स्थित वंशागत, मतलब जेनेटिक्स बड़ी विभिन्नताओं उत्पत्ति के कारण होती हुई थी। जाति का पहला सदस्य है जिसमें उत्परिवर्तन दिखाई देता है, उत्परिवर्तितता, म्यूटेंट। ठीक है, एक्समैन की मूवी आपने देखी होगी, म्यूटेंट म्यूटेंट्स। तो उन म्यूटेंट्स का मतलब क्या है कि जाति जिसमें विभिन्न प्रकार की उस विभिन्नता उसके अंदर देखी गई हो, जो एक जाति से थोड़ी अलग देखी गई। ठीक है, तो उसमें एक कुछ ना कुछ स्पीसीज उसमें पावर्स सकते, पावर्स तो नहीं यहाँ पर आएंगी, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ चीज उनकी जीन्स में चेंजिंग हुई, उसको तो उत्परिवर्तित ही मतलब कि म्यूटेंट कहलाती हैं। इन्होंने अपना प्रयोग सांदेव प्रिमरोज इवनिंग प्राइम रोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर डायनासोर क्या थे? अब आपको डायनासोर आपको इनमें से बताना है, वो पक्षी थे, एमीफी थे, सरीसृप थे, या कौन से सरीसृप थे? सैनोजोर
सरीसृप थे, मेसोजोइक पक्षी थे, और पैलियोजोइक एम्फीबिया और मेसोजोइक सरीसृप थे। जो डायनासोर थे वो एक प्रकार से सरीसृप थे। ठीक है, आपने जोरार की जो हमारी जोरार की मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, जोरासिक। ठीक है, तो जोरार पार्क, ठीक है, इस प्रकार से मूवी है। तो उसमें आपने डायनासोर की कहानियां देखी होंगी। तो वो डायनासोर कौन से हैं? तो जो डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप की प्रजाति होती है, जो सरीसृप में आते हैं। ठीक है, डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे, जो कि मध्य जीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्य जीवी महाकल्प को 3 कल्पों, मतलब कि जो मध्य जीवी थे, मध्य में भी हमारे 3 प्रकार के थे। कौन से थे? एक ट्राइएसिक कल्प, और एक जोरासिक कल्प, ठीक है, और एक क्रेटेशियस कल्प। 3 भागों में बांटा गया था किसे? मध्य जीवियों को। ठीक, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ नहीं, मेसोजोइक युग में था। ठीक है, डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक युग। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सा एक नीचे लिखे क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। तो आपको पौधों की प्रजाति बतानी है इनमें से, कि जो पौधों की प्रजातियों का सही क्रम क्या है इनमें। वर्ग, संघ, गण, पादप जगत। पहले गण हुआ, संघ, फिर पादप जगत, वर्ग या पादप, संघ या गण। पादप जगत, संघ, वर्ग, गण। तो प्यारे बच्चों, अरे भाई, रे 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 देखो, ठीक है, तो अब पादप जगत, फिर संघ, फिर बण। देखो, इसने बोला कि पौधों की प्रजातियों का सही क्रम बताना आपको। पादप जगत में, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण। मतलब पौधों की प्रजातियों को वर्गीकरण करने का एक प्रकार दे दिया इन्होंने। ठीक है, पौधों का वर्गीकरण किया जा रहा है, पादप, ठीक है, पादप जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण। अभी किस प्रकार क्या होते हैं वो आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बताऊंगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आंखों द्वारा, कंपाउंड खुर्द दूरबीन के द्वारा, या हैंड लेंस द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसको कंपाउंड, ठीक है, जो कंपाउंड है, दूरबीन है, उसके द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हैं हम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, नंगी आंखों से आप बिल्कुल नहीं देख सकते इसको, कि इनका जो आकार होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इनकी जो लंबाई होती है सामान्यतः 0.5 से, मतलब कि 0.5 से 5.0 माइक्रोन जो उसमें होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो अधिकांश सूक्ष्म जीवाणुओं को हम किसके द्वारा देखते हैं? कंपाउंड जो एक माइक्रोस्कोप होती है उसके द्वारा देखते हैं। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे अब जो है, हम लोगों ने आपको ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एक कारण बताया है, मतलब कि कथन किया है, पहले एक वाक्य दे दिया है, फिर उसको एक कारण दिया है, फिर उसमें से बताया जो जो कथन दिया है, उस जो कारण है उसका ठीक उस क्वेश्चन के अनुसार इसको एक आपको वाक्य दिया है, और ये जो वाक्य है और जो ये कारण हमारे वाक्य के अनुसार है या नहीं, आपको बताना है। कुछ जीवाणु, ठीक है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। क्या आपको बताना है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं? अब कारण पूछा है, मतलब आपको कारण बताया है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ, जो कि हरित लवक कहलाता है, वो पाया जाता है। ठीक, तो कुछ जो जीवाणु होते हैं वो अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन करते हैं। तो अब जो जीवाणु हैं उनमें क्या होता है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ, हरित लवक होता है।
ठीक है। तो ये वाक्य जीवाणु अपना संश्लेषित करते हैं, किस कारण से हैं? वो हरित पदार्थ हरित लवक के द्वारा करते हैं। तो आपको बताना है क्या ये इस वाक्य के अनुसार कथन सही है, या दोनों बात सही है, या एक बात गलत है, या एक बात सही है, आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें है ए तो सही है, लेकिन जो दो है हमारा कारण बताया है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ हरित लवक होता है, पाया जाता है, जिसके कारण वो अपना भोजन कर सकते हैं। ये बात गलत है। ठीक ठीक है। और जो हमारा पहला ऑप्शन है, जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन है कारण है आर, वो गलत है। ठीक है, गलत है। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषित जीवाणु जो स्वपोषित होते हैं, देखो जो जीवाणु जो होते हैं हमारे, पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? होता है हमारा परपोषी, और दूसरा होता है स्वपोषी। कौन सा होता है? स्वपोषित। कहने का तात्पर्य होता है कि वे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, दूसरे निर्भर रहते हैं, जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो अपना भोजन दूसरों को रहते हैं, जो स्वयं नहीं बनाते उनको बोलते हैं परपोषी। और जो जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं और खुद से अपना भोजन उत्पन्न करते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषित। ठीक है, स्वपोषित कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या? अकार्बनिक पदार्थ से अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के, आपको पता है होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। देखो, स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं, कौन से? स्वपोषित। ठीक है, ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। एक तो होते हैं प्रकाश संश्लेषी, जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषण। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। ठीक, कुछ जीवाणु में पर्णहरिम से मिलते जुलते कवक होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल, जिस ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कौन से? पर्णहरिम, क्लोरोफिल, हरित लवक। कुछ जीवाणुओं में ये कुछ लवक होते हैं, ठीक है, मिलते जुलते होते हैं, जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण में अपनी क्रिया पूरी करते हैं, खाना बनाने, ठीक है, पोषण करने के। आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित व मृत की सीमा रेखा होती है कि जो सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक तो छोटे होते हैं, उतने अति सूक्ष्म होते हैं, उनका ये नहीं कह सकते जीवित है या मरे हुए हैं, जिंदा है। ठीक है, तो ये कह ही नहीं सकते। तो हम ये कहते हैं कि ये जीवित और मृत, मतलब कि मरे हुए, जिंदा और मरे हुए की सीमा पे होते हैं। मतलब कि ये सीमा है यही की अंत की और यही जीवित की, जीवन की और अंत की, ये एक सीमा, और इन पे ये बैक्टीरिया, इनका कुछ नहीं पता। ठीक, ये वनस्पति व जानवर की सीमा पर होते हैं। ये फूल देने वाली या फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको मैंने इतनी कहानी बताई, क्या ये बात इनमें से सही है? कहने का तात्पर्य जो था कि एक जीवन रेखा है इसकी, इस पे जीवन रेखा है, ये इसकी जीने की और मरने की, इस पे इतने छोटे होते हैं कि आपको इनका ये नहीं पता कि जीवित है या मरे हुए। तो आपको इनमें से बताना है कि ये सही है या कौन सी इनमें से बात गलत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी बात इसकी सत्य नहीं है। ठीक है, तो अब क्यों नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं है। जीवाणु बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय आधा प्राइमेटिव जीव है, जिन्हें मोनेरा, ठीक है, क्या कहते हैं? मोनेरा जगत में रखा गया है। जो बैक्टीरिया है हमारा, बैक्टीरिया को हमारा किसमें रखा है? मोनेरा जगत में रखा है।
किसको रखा है, में रखा है, किसको रखा है, बैक्टीरिया को रखा है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब कि कुछ जीवाणु जो होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान मतलब कि बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। बैक्टीरिया का जो हमारा अध्ययन किया जाता है वो बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। ये सारे के सारे जो कथन दिए हैं वो सारे के सारे गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है ना, जो इनमें से आपको बताना है कि समुद्री है, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ और समुद्री सी कुकुम्बर। जो सी कुकुम्बर है, तो आपको इनमें से बताना है कि जो हमारा जो है आपको मछली बताना है, इनमें से कौन सी मछली है। समुद्री गाय को हम मछली बोल सकते हैं, समुद्री ककड़ी को हम, सी कुकुम्बर को हम क्या मछली बोल सकते हैं, समुद्री घोड़ा को मछली बोल सकते हैं, समुद्री बाघ को बोल सकते हैं। तो आपको इनमें से जो समुद्री घोड़ा है, समुद्री घोड़ा जो हमारा होता है समुद्री घोड़ा, उसको हम मछली का एक प्रकार मछली बोलते हैं। ठीक है? समुद्री घोड़ा जिसको बोलते हैं सी हॉर्स या अश्विन हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो कि वास्तविक अस्थिल मीन बोनी फिश होती है। ठीक है, आपने ये देखा भी होगा, इस तरीके से होता है ये, मैं बता भी नहीं सकता, इस तरीके से होता, आपने देखा होगा तरीके से होता है ये। ठीक है, ये मछली है। ठीक है, बोनी फिश। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है। मतलब कि इनमें से आपको बताना है कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है। आपको फिनवेक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पम व्हेल या हेम्प बेक व्हेल। तो आपको बताना कौन सी व्हेल जो है दांत वाली व्हेल है। तो आपको मैं बता दूं, जो हमारी स्पर्म व्हेल है, हमारी स्पर्म व्हेल वो हमारी विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल लगभग 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। ठीक है, कितनी 50 से 55 फीट लंबी होती है और 35 से 45 टन वजनी होती है। मतलब इसका वजन होता है 35 से 45 टन। तो बच्चों आज क्लास यहीं पर हम करते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोलने आपको मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं